हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। प्रिय विद्यार्थियों, आज का अध्याय हमारा 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यह रीजन नोट से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था ना, 19वीं सदी के दौरान एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। अंततः क्या होता है कि राष्ट्रवाद से विद्यार्थियों यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशी साम्राज्यों के स्थान पर देखा जाए तो नए नए राष्ट्रराज का उदय होना शुरू हो जाता है। 19वीं सदी के दौरान विद्यार्थियों यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रभाव से लोगों में सामाजिक व राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा आदि के विचारों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति यूरोप के लिए एक प्रभावशाली और महत्वपूर्ण घटना थी। क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में प्रमुख बदलाव हो जाता है विद्यार्थियों, जिनमें संवैधानिक व्यवस्था तैयार की गई तथा कुलीन वर्ग को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं में कटौती की जाती है। क्रांति के रास्ते से एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया गया जिसमें राष्ट्र की पहचान व राष्ट्र का स्वाभिमान था, जिसके बाद में देखा जाए तो राष्ट्रवाद के नाम से भी जाना गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति व योद्धा जिसे हम कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट को जाना गया। नेपोलियन ने अनेक प्रभावशाली व प्रशासनिक बदलाव किए जिन्हें नागरिक संहिता 1804 के नाम से भी जाना जाता है तथा जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेपोलियन संहिता कब आता है तो ये 1804 में आता है। प्रिय विद्यार्थियों, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण की अगर बात की जाए तो 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप अनेक छोटी छोटी राजशाहियों और डचियों कंट्रों में बढ़ चुका था। कहीं भी देखा जाए तो राष्ट्र का विचार नहीं था। लोग जो होते थे नस्ल के आधार पर समूहों में बटे हुए थे तथा मध्य व पूर्व यूरोप में रह रहे थे। प्रसिद्ध ऑटोमन शासक जो था ना, संपूर्ण पूर्व व मध्य यूरोप व ग्रीस पर शासन करते थे तथा हैब्स वर्ग जो शासक था विद्यार्थियों ऑस्ट्रिया व हंगरी पर शासन करते थे। ठीक है। उसी समय एक विचार आता है जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादिता। इसके विषय में अगर बात की जाए तो इसका उदय हो जाता है और इसके द्वारा भी क्रांतियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। मध्यम वर्ग का कानून के समक्ष सभी को स्वतंत्रता, समानता में बराबरी का विश्वास था। उदारवाद जो होते हैं वह कुलीन व पादरियों को दी जाने वाली विशेष सुविधाओं को चाहते हैं कि समाप्त कर दिया जाए। रूढ़िवादिता की अगर बात की जाए तो एक राजनीतिक दर्शन है जो परंपराओं, स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय देखा जाए विद्यार्थियों तो क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 के वर्षों के बाद देखा जाए विद्यार्थियों तो दमन व अभय से अनेक उदारवादी जो थे ना, राष्ट्रवादियों को क्या कर दिया गया, भूमिगत कर दिया गया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में देखा जाए तो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए वहां पर गुप्त संगठन बनाए गए। इसी में से एक था विद्यार्थियों इटली का एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था जोसेपी मैत्सेनी, जिसका जन्म अगर देखा जाए तो 1807 में जिनोवा में हो जाता है, जो कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। उसने 2 और गुप्त संगठनों का स्थापना करता है जिनमें से एक यंग इटली था और दूसरा था यंग यूरोप बनाए थे। 1831 ईस्वी में विद्यार्थियों मात्र 24 साल की युवावस्था में मैत्सेनी को लिगुरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता है। मैत्सेनी का एकीकरण की अगर बात की जाए तो वह एकीकरण में विश्वास रखता था और उसने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एकीकृत इटली का गठबंधन किया था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में देखा जाए तो गुप्त संगठन कायम किए गए थे। तो आप जान गए होंगे कि नहीं मैत्सेनी कौन था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानेंगे। यहाँ पे आता है आपका कल्पनादर्श क्या होता। तो विद्यार्थियों कल्पनादर्श की अगर बात की जाए तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श होता है कि जिसका साकार हो पाना लगभग क्या है, असंभव है। निरंकुशवाद की अगर बात की जाए तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकार होती हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जनमत संग्रह की। तो देखिए एक प्रत्यक्ष मतदान होता है विद्यार्थियों जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी, ठीक है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनमें से प्रमुख था प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूहों में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही क्या करेंगे, उसकी नीति तय करेंगे।
राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो अपने देश के प्रति प्रेम करना ही विद्यार्थियों क्या है, राष्ट्रवाद है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्र तथा समाज के प्रति एक सोच, मातृभूमि के लिए प्यार व त्याग, राष्ट्र की राजनीति व पहचान में विश्वास रखना राष्ट्रवाद की प्रमुख गुण है। ठीक है, राज्य वह है जो राजनीतिक तथा भौगोलिक रूप से स्थापित हैं तथा प्रमुख संपन्न इकाई के रूप में पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। 19वीं सदी में यूरोप में हुए प्रकट हुए, ठीक है, राष्ट्रवाद के विचार की संकल्पना के विचार को समझा जा सकता है। आधुनिक राज्य की अगर बात की जाए तो राज्य वह है जो किसी केंद्रीय शक्ति द्वारा संचालित किसी विशेष भूभाग पर और वहाँ के निवास करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो उदारवादी जो थे वह चाहते थे कि सभी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, कानून के समझ सभी को बराबरी मिले या समानता मिले, सहमति से सरकार बने, बाजार की स्वतंत्रता हो, वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए हैं सभी को समाप्त कर दिया जाए। यही उदारवाद के क्या थे, ध्येय थे। नेपोलियन संहिता की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया और उसने कानून के समक्ष सभी को बराबरी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। जालविराइन की अगर बात की जाए तो 1834 में प्रशा की एक पहल पर एक शुल्क संघ जालविराइन स्थापित किया गया था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या जो कहते हैं ना 30 से ज़्यादा थी तो उसे घटाकर 2 कर दी गई। ठीक है, यही क्या था, जालविराइन संघ था। हाब्सबर्ग शासक की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों ऑस्ट्रिया व हंगरी पर शासन करने वाला जो साम्राज्य था वह था हाब्सबर्ग शासक। कई अलग अलग क्षेत्रों व जन समूहों को जोड़कर बना था। इनमें से देखा जाए तो एल्प्स में टिराल, ऑस्ट्रिया और सुडेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। ऑटोमन शासक, बाल्कन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था ना विद्यार्थियों ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। विचारधारा की अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो एक खास प्रकार की सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह को हम विचारधारा कहते हैं। रूढ़िवादिता की अगर बात की जाए तो ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। तेज बदलावों की जगह देखा जाए तो क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। मताधिकार की अगर बात की जाए तो मत देने का या वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। नृजातीय एक साझा नस्लीय जनजातीय सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि है जिसे कोई भी समुदाय अपनी पहचान बताता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख व्यक्तियों के विषय में, तो इसमें हमारा प्रमुख है फ्रेडरिक सारियो। पहला है विद्यार्थियों फ्रेडरिक सारियो। इसके विषय में बात की जाए तो सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इनमें से उसने सपनों का एक संचार रचा जो उसी के शब्दों में देखा जाए तो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। नेपोलियन की अगर बात की जाए तो नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैनिक व राजनेता था विद्यार्थियों, जिसने फ्रांसीसी क्रांति के समय प्रसिद्धि पाई और उसने 1799 से लेकर 1815 तक फ्रांस पर शासन किया। नेशनल असेंबली की पहली बैठक के बाद देखा जाए 1799 में सत्ता को वास्तविक रूप से स्वीकृत किया गया था। जोसेफे मेस्सेनी के विषय में देखा जाए तो मेस्सेनी एक इटली का क्रांतिकारी था विद्यार्थियों। मेस्सेनी का जन्म 1807 जनवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। मेस्सेनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की, जिनमें से एक मार्सेई में यंग इटली था तथा दूसरा बर्न में यंग यूरोप था, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली के साथ साथ जर्मन राज्यों के समान विचार रखने वाले युवा थे। ड्यूक मेटरनिक की अगर बात की जाए तो ड्यूक मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना संधि की सम्मेलन में मेजबानी अगर कोई किया था तो वह था ड्यूक मेटरनिक। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में। 1797 में विद्यार्थियों देखा जाए तो नेपोलियन का इटली पर हमला हो जाता है और नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत होती है। 1804 में अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता भी कहते हैं, ठीक है, इनमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था और कानून के समझ सभी को बराबरी पर ला दिया गया और संपत्ति के अधिकार को इसमें सुरक्षित बनाया गया था। संपत्ति के अधिकार को इसमें सुरक्षित बनाया गया था।
1815-14 में बात की जाए तो नेपोलियन की हार हो जाती है वाटरलू के युद्ध में और वियना संधि भी स्टार्ट होती है। 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष स्टार्ट हो जाते हैं विद्यार्थियों, और 1832 में देखा जाए तो यूनान ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। 1834 की अगर बात की जाए तो प्रशा की एक पहल पर एक शुल्क संघ जालवेराइन स्थापित किया गया और जिनमें देखा जाए तो अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है। 1848 में देखा जाए तो विद्यार्थियों फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों, किसानों की बगावत, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधियात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतावली, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। पर विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का सेकेंड पार्ट लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।